नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अबोध तांत्रिक का पार्ट 7। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की अबोध तांत्रिक पार्ट 7। दोस्तों, आगे की कहानी इस तरह से है। अगले दिन गाँव में इसी बात की चर्चा थी कि बाबा की वजह से पूरा गांव संकट में आ सकता है। अतः चाहे जो हो, बाबा को यहाँ से विदा करने में ही सबकी भलाई है। सबने एक बात पर और विचार किया कि आखिर वो कपाल छोटू के घर आकर क्यों फट रहे थे। क्या बाबा और छोटू का कोई संबंध है या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। महिलाओं में इस बात को लेकर अच्छी खासी चर्चा हो रही थी। जितने मुंह उतनी बातें। शीला कहती है, छोटू की माँ, तुम्हारे घर में यह क्या हो रहा है। शीला ने लगभग ताना देते हुए कहा। गीता कहती है, क्या हुआ बहन। गीता ने अचरज से पूछा, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था। शीला कहती है, अरे सारे गांव में तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं और तुमको कुछ पता नहीं है। अरे हमसे छिपाने से क्या फायदा, सब देखा है हमने इन आंखों से। तुम्हारे घर पर कपाल ऐसे आकर गिर रहे थे जैसे ओले। इसके बाद शीला ने एक एक बात गीता को ऐसे बताई मानो संजय धृतराष्ट्र को महाभारत की आंखों देखा हाल सुना रहे हो। गीता कहती है, लेकिन बहन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ साफ झलक रही थी। सबसे ज़्यादा डर उसको छोटू का था, क्योंकि बाज द्वारा हमले की घटना से वो बहुत डरी हुई थी। से निकलना भी बहुत कम कर दिया था। जहाँ भी छोटू जाता खुद ही साथ जाती। शीला, वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात की चर्चा सारे गांव में हो रही है। आगे तुम ही जानो और बाबा जाने, मुझे क्या। इतना कहकर शीला पल्लू उठाकर ऐसे चल दी जैसे संसार की मोह माया छोड़कर सीधे हिमालय की कंधाराओं में जा रही हो। उधर नज़र बचाकर गीता से छिप छिपाकर छोटू फिर निकल पड़ा दोस्तों की टोली के साथ मस्ती करने। और हाँ, उसकी परी बानों से भी मिलना था। आज उसके दोस्त उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और परी बानों को बुलाने की शर्त यही थी कि एकांत होना चाहिए। आज आकाश नीला था और बहुत सारी प्यारी हवा चल रही थी। बच्चों का मन गुब्बारे से खेलने का हुआ। गुड्डू, कितना अच्छा होता हमारे पास गुब्बारे होते, हम खूब मज़े से उड़ाते, उसने ललचाई आवाज़ में कहा। सुधीर कहता है, हाँ यार, मन तो मेरा भी बहुत है, पर क्या करूं, आज तो गुब्बारे वाला आया ही नहीं। जीतू, आता भी तो क्या, एक गुब्बारे से क्या होता। मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं कि एक खरीद सकूं। सब बच्चे एक बार फिर उदास हो गए। सबने अपनी अपनी जेब से पैसे निकाले, लेकिन सिर्फ 4 गुब्बारों के पैसे निकले। सब बच्चे उदास मन से यहाँ वहाँ घूमने लगे। छोटू भी आसपास घूमने लगा। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आई। सामने एक पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक मंझले आकार का पत्थर रखा हुआ था, जिस पर लोग कभी कभी धूप या दीप रख दिया करते थे। छोटू को पता नहीं क्या सूझी, उसने वो पत्थर हटा दिया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो कल्पना से परे था। छोटू जोर से चिल्लाया, अरे इतने सारे गुब्बारे, वो इस गड्ढे में। उसकी आवाज़ सुनकर सब बच्चे दौड़कर वहां आ गए। बस फिर क्या था, गड्ढे में से गुब्बारे निकलना शुरू हो गए। हरे, लाल, पीले, नीले, सतरंगी और बहुत बड़े बड़े। चीकू कहता है, अरे ये तो कमाल हो गया, ये कहाँ से आए इसमें। सोनू, अरे यार तू तो बस हर बात में क्या क्या कैसे। अरे गुब्बारे ले और मजे कर। वो गुब्बारे थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चे के पास कम से कम 30 गुब्बारे हो गए। तब कहीं जाकर गुब्बारे आना बंद हुए। बच्चों ने खूब मौज करी, खूब गुब्बारे उड़ाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जोर से मुक्का मारने पर भी गुब्बारे फूटे नहीं। किसी किसी गुब्बारे से तो हंसने की आवाज़ भी आती थी। रजत कहता है, यार इतने गुब्बारे तो हमने कभी आज तक नहीं देखे। सोनू, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम यह गुब्बारे लेकर घर जाएंगे तो घर वाले को क्या बताएंगे कि कहाँ से मिले ये। चीकू ने उछलकर कहा, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कह देंगे कि पीपल वाले गड्ढे से निकले हैं, बस और क्या। विनय कहता है, तेरी तरह सब पागल है ना, और जो हमारी बात पर यकीन कर लेंगे। अभी यही सब बात चल रही थी कि छोटू बोला, यार काश हम भी इन गुब्बारों की तरह आकाश में उड़ सकते।
छोटू ने चमकती आंखों से नीले आकाश को देखकर कहा। उसकी आंखों में कल के सपने तैर रहे थे। मोनू, हाँ यार, कितना मजा आता, वो भी एक पल के लिए। सपनों की दुनिया में खो गया। विनय कहता है, मेरे पास एक जुगाड़ है। यदि हम सब अपने अपने गुब्बारे एक साथ बांध लें तो शायद हम उड़ जाएं। उसने एक लकड़ी के टुकड़े से 2 गुब्बारे बांधकर अभी भी उड़ाया था। सबको उसकी बात सही लगी। छोटू गुब्बारे पकड़कर खड़ा हो गया और सब अपने अपने गुब्बारे बांधने लगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे थे, वो हवा की ताकत को नहीं जानते थे। जैसे ही आधे गुब्बारे जुड़े, एक जोरदार झटके के साथ गुब्बारे छोटू को लेकर उड़ चले। बच्चे चिल्लाए, अरे बचाओ, अरे बचाओ, छोटू गुब्बारे छोड़ दे, नीचे आ जा। लेकिन तेज हवा और गति के कारण छोटू को आवाज नहीं आई और वो ऊपर ऊपर और ऊपर बिना नियंत्रण के उड़ता चला गया और बच्चे चिल्लाते रह गए। छोटू आकाश में उड़ता चला जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे, नीचे कैसे उतरे। गुब्बारे भी इतने मजबूत थे कि कोशिश करने पर भी फूट नहीं रहे थे और वैसे भी गुब्बारे बहुत सारे थे। एक तो गुब्बारे फोड़ने पर भी कुछ नहीं हुआ। अब छोटू बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ठंड बढ़ती जा रही थी और ठंडी हवा के झोंके गुब्बारे को बार बार हिला डुला रहे थे, जिससे छोटू बुरी तरह डर रहा था। उसने आंखें बंद कर ली थी और उसको लग रहा था कि अब यहाँ से बचकर जाना संभव नहीं है। तभी एक और खतरा उसने अपने आसपास देखा। उसने देखा 2 बड़े बड़े पिशाच उसके ऊपर झपटने वाले हैं और आसपास मंडरा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको लगा कि उसको कैसे कोई खींच रहा है। साथ ही धीरे धीरे करके गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई और छोटू तेजी से नीचे गिरने लगा। वह ना तो अपनी दिशा बदल सकता था और ना ही खुद को गिरने से बचा सकता था। वह पिशाच उसकी ओर धीरे धीरे बढ़े, लेकिन तभी उसकी माला में से तेज प्रकाश निकला और उसके चारों ओर सफेद घेरा बन गया। घेरा बहुत चमकदार था। अब धीरे धीरे गुब्बारों की हवा कम हो रही थी और छोटू बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। तभी उसको आभास हुआ कि कोई उसे खींच रहा है। उसके बाद उसको कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। अगले पल जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक गुफा में बंद पाया। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसको बहुत अचंभा हुआ कि वह गुफा में कैसे आया। अभी कुछ ही पल गुजरे होंगे वे कि बहुत डरावनी शक्ल में एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुमने मेरे गुरु को चुनौती देकर अच्छा नहीं किया। आज रात को मैं तुम्हारी बलि दूंगा और अपने गुरु को प्रसन्न करूंगा। उसकी बात सुनकर छोटू बुरी तरह घबरा गया। वह चिल्लाया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। उस गुफा में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी चिल्लाने की, कभी ऐसी जैसे कि किसी की हत्या की जा रही हो। छोटू पूरी तरह से डर गया था। छोटू के मन में आया, चलो परी बानों को बुलाकर उससे मदद लेता हूँ। उसने आंखें बंद करी और परी का स्मरण किया। तभी परी बानों की हल्की सी छाया उसको नजर आई। परी ने कहा, कहाँ हो छोटू, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। यह क्षेत्र किसी बहुत शक्तिशाली तांत्रिक का है। मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। यदि मैं इसमें प्रवेश करना चाहूँ तो मेरी मृत्यु पक्की है। छोटू घबरा गया, बोला, नहीं देती, तुम बिल्कुल मत आना। इतना कहने के बाद परी बानों की छाया गायब हो गई। छोटू को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उधर छोटू के एक बार फिर गायब हो जाने से सबको चिंता हो गई थी कि अब छोटू कहाँ चला गया। कुछ बच्चों ने बताना भी चाहा कि किस तरह छोटू गुब्बारे में बंद कर उड़ गया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो हुआ था वह कल्पना से भी परे था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ज़मीन से
फूले हुए गुब्बारों की बारिश होगी। गुफा में इतना अंधेरा था कि इस दिन और रात का पता नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद कुछ चुड़ैल वहां घूमती नजर आई। गुफा में अब हल्का सा प्रकाश हो गया, जिससे छोटू उन चुड़ैलों को साफ साफ देख सकता था। वह बुरी तरह डर गया था। उन चुड़ैलों के पैर उल्टे थे, लंबे लंबे नाखून, बाल खुले हुए थे। दोनों तरफ नुकीले दांत गालों को फाड़कर बाहर निकलते हुए थे और चेहरा तथा कपड़े ताजा खून से सने हुए थे। लग रहा था मानो अभी किसी का ताजा खून पीकर आई हो चुड़ैल। बस कुछ ही वक्त बचा है तुम्हारी जिंदगी में, इसके बाद तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। तुमने हमारे गुरु को बहुत सताया है, इसका नतीजा देखो। अब तुम दोनों चुड़ैल बेहद दिल दहला देने वाली आवाज में छोटू पर झुकते हुए बोली। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली गई और गुफा का वातावरण और भी भयानक हो गया। हर तरफ से दिल दहला देने वाली भयानक चीखें, चिल्लाने की आवाज आने लगी। भूत और पिशाच के हंसने की आवाज और तेज हो गई। इसके बाद वही पिशाच जो छोटू को पहले मिला था, हाथ में बड़ा सा छुरा लेकर छोटू के सामने खड़ा हो गया और हंसकर कहा, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। बहुत शक्तिशाली बनता था ना खुद को, अब मैं तेरी बलि अपने गुरु ढैया बाबा को चढ़ा दूंगा और फिर वह मुझे मुक्त कर देंगे। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से छोटू पर तलवार चलाई, मगर अगले पल छोटू के गले में पड़ी माला प्रकाशित हो गई और छोटू बेहोश हो गया। छोटू को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। जब उसको होश आया, उस गुफा में उसके पास परी बानो खड़ी थी। छोटू जल्दी से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उठ नहीं सका। परी बानो ने कहा, अभी तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारी सारी शक्ति पिशाच और चुड़ैल से लड़ने में समाप्त हो गई। तुमको स्वस्थ होने में 2-3 दिन लगेंगे, तब तो तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि तुम्हारा अभी यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारे शत्रु को अभी यह नहीं पता कि तुम जीवित हो। तुम आराम करो, मैं कुछ देर बाद तुम्हारे लिए खाना जूस लेकर आती हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे सारे शत्रु यानी वह चुड़ैल और पिशाच तुम्हारे द्वारा मारे जा चुके हैं। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। छोटू यही सोचता रहा कि यह सब क्यों और कैसे हुआ। उधर एक घटना और हुई। छोटू वापस तो आया तो बिल्कुल बदल चुका था। न तो किसी से बात कर रहा था, न अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। गीता और भोला कुछ कहते भी तो भड़क कर जवाब देता। ऐसा लगता था जैसे छोटू नहीं कोई और आ गया हो। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आखिर ये जानने के लिए छोटू का स्वभाव इतना क्यों बदल गया, मेरी ये कहानी सुनते रहें। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।